rp4, या मेरे पास में प्लाज्मिड पीवीआर 322 जो आप पढ़ रखे हो उसी से हम बात करते हैं। नोट पे rp4 लिखा होगा, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पीवीआर 322 का ही बात करता हूं, पीवीआर 322। क्लियर हो गया? तो ये पीवीआर 322 की बात करता हूं। अब इसके पास में क्या है, तो दो सेलेक्टेबल मार्कर है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एक रेजिस्टेंट जीन है टेट्रासाइक्लिन और एक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या किया, इस पॉइंट पे टेट्रासाइक्लिन पॉइंट पे हमने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया बाम H1 काट करके। क्लियर हो गया? बाम H1 से काटा और यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मेरा है फॉरेन डीएनए। ये जब फॉरेन डीएनए मेरा इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में घुसा होगा तो इसके फंक्शन को खत्म कर देगा। यानी अब ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होके टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा। सुना क्या बोले? क्लियर सुनना क्या बोले। यदि इस जगह पे टेट्रासाइक्लिन पहले जैसा था तो वैसा था। अभी यदि ये प्लाज्मिड ऐसा ही होता, ये प्लाज्मिड जो है अपने नेचुरल फॉर्मेट पे होता है, इस तरीके के फॉर्मेट पे होता है, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन में कोई दूसरा जीन नहीं घुसा हुआ होता तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता, और इधर एम्पिसिलिन में कोई जीन नहीं घुसा हुआ तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन यदि टेट्रासाइक्लिन रीजन पे तुम यदि फॉरेन डीएनए को घुसा दिए तो अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होकर के ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा। यानी जिस बैक्टीरिया में ये जाएगा उस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहने देगा। यानी टेट्रासाइक्लिन यदि डालो तो बैक्टीरिया मर जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अभी यहां पे एकदम साफ सुथरा कॉन्सेप्ट के साथ में आइएगा कि ये पीवीआर 322 ही है, एकदम साफ सुथरा, कहीं दिक्कत होगा मेरे को बोलिएगा। पीवीआर 322, तो ये जो पीवीआर 322 है तो इसके पास में दो रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो यदि हम टेट्रासाइक्लिन रीजन पे जो बाम H1 का रिस्ट्रिक्शन साइट था उसको कट करके बाम H1 का जो रिस्ट्रिक्शन साइट था, दिस वन इज द बाम H1, इस बाम H1 के रिस्ट्रिक्शन साइट को यदि कट करके यदि हम डिजायर जीन अपना घुसाए हैं, ये फॉरेन जीन यदि हम घुसाए हैं, तो सबसे पहली बात, ये जो आपका प्लाज्मिड है ये पीवीआर 322, ये प्लाज्मिड एक्टिव रहेगा टेट्रासाइक्लिन के मामले में या इनएक्टिव हो जाएगा? तो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी टेट्रासाइक्लिन के लिए ये सेंसिटिव हो जाएगा, इसलिए लिखा एस। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप क्लियर हो गया कि हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया। अब ये जरूरी नहीं है, तो बोला इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होते, ये जरूरी नहीं है कि ये बन ही गया होगा, हो सकता है कि जैसा है वैसे ही रह गया होगा। यानी ये जैसा था वैसे ही फिर से हो गया। आपने बाम H1 से कट किया तो कट गया और फिर जैसे लाइगेज डाला वो आपस में जुड़ गया। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि ये जो पीवीआर 322 है तो ये जो पीवीआर 322 है तो ये पीवीआर 322 में जो टेट्रासाइक्लिन रीजन है, तो ये टेट्रासाइक्लिन रीजन को आपने यदि बाम H1 से, ये टीटीआर टेट्रासाइक्लिन रीजन को यदि बाम H1 से कट किया है तो बाम H1 से कट करने के बाद ये आपका प्लाज्मिड इस तरीके से ओपन हुआ होगा, और ये प्लाज्मिड इस तरीके से ओपन हुआ होगा। तो एक ओपन में क्या हुआ कि आपका फॉरेन जीन चला गया, फॉरेन डीएनए चला गया या फॉरेन जीन चला गया, तब लाइगेज उसको चिपका दिया, और एक को क्या किया कि डायरेक्ट ही चिपका दिया, एक को इसको क्या किया डायरेक्ट ही चिपका दिया, इसको दोनों को आपस में क्या किया कनेक्ट कर दिया। तो ये आपस में फिर क्या हो गया कनेक्ट हो गया, ये आपस में कनेक्ट हो गया। तो जैसा था वैसे ही हो गया, तो डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि
कट तो हुआ, और उसके बाद लाइगेज यहां भी यूज किए, लाइगेज और लाइगेज यहां भी यूज किए, लेकिन यहाँ पे जो लाइगेज यूज किए तो वो फॉरेन डीएनए के साथ इस प्लाज्मिड को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि इसमें कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट नहीं किया और डायरेक्ट जोड़ दिया, तो जैसा प्लाज्मिड था वैसे ही प्लाज्मिड बन गया। कोई डाउट नहीं? अब आइए, क्लियर। अब इस जगह पे मेरा यहाँ पे होगा कि आपका कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर करिएगा कि इस जगह पे अब आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया, तो जो भैया जो काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग मान के चलेंगे वो काम हो गया, तो हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया। क्लियर हो गया? पहला स्टेप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया, पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लिख दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। कोई डाउट नहीं? अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम लोग क्या डालेंगे? बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। वो बैक्टीरिया कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो तो बता रखा हूं। तो अब दूसरा स्टेप में हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि जो हमने बैक्टीरिया लिया है उस बैक्टीरिया के पास में मेरा पीबीआर 322 नहीं है। पीबीआर 322 नहीं, क्लियर हो गया? तो पीबीआर 322 यदि मेरे उस बैक्टीरिया के पास नहीं है तो इसका मतलब होगा कि ये जो मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर जा भी सकता है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी होगी। कोई डाउट नहीं है? पहले यहां पे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो जा भी सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो इसको यदि यहां पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा तो इसके पास यदि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यदि गया होगा, आरपी लिख दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आरपी लिख दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इसमें कोई रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आरपी नहीं गया, नहीं गया, और इसमें भी आरपी नहीं गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया, तो ये तो अभी हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर है। क्लियर हो गया? तो इसको चेक करेंगे कि किस बैक्टीरिया में गया और किस बैक्टीरिया में नहीं गया। तो इसको क्या कीजिए कि इसको ग्रो करवाइए एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आप एम्पीसिलिन ले लीजिए। एम्पीसिलिन क्या ले लिए? एम्पीसिलिन। टेट्रासाइक्लिन मत लीजिएगा, क्योंकि प्लाज्मिड जो होगा, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव हो गया होगा, तो टेट्रासाइक्लिन मत लेना। तो आप एम्पीसिलिन ले लिए, और एम्पीसिलिन मीडियम में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि उस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होगा, और जो बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेगा नेगेटिव वाला, इसका मतलब हो गया कि उसके पास में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया। तो जिसके पास नहीं गया वो नहीं ग्रो किया, और जिसके पास गया उसको पॉजिटिव से दिखा दिया तो वो ग्रो कर गया एम्पीसिलिन में, क्योंकि गया होगा यदि प्लाज्मिड तो एम्पीसिलिन के लिए वो क्या होगा? रेजिस्टेंट होगा। एम्पीसिलिन के लिए क्या होगा? रेजिस्टेंट होगा। तो यहां पे क्या किया, ये जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है, ये हमको सेलेक्ट करने में मदद करवा दिया। क्या करने में? कि जिसके अंदर गया है वो ग्रो कर गया, यानी सेलेक्ट हो गया। जिसके अंदर नहीं गया वो क्या किया? ग्रो नहीं किया, इसको इलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमको यहाँ पे सेलेक्ट करने में मदद करा दिया कि किसके किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यानी प्लाज्मिड अंदर गया है, यानी प्लाज्मिड अंदर गया है। और अभी ये क्लियर यहां से नहीं होगा कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ही अंदर गया, लेकिन प्लाज्मिड, क्योंकि आपने जब यहाँ पे क्या किया था कि इसको रिकॉम्बिनेंट बना रहे थे, तो दो पॉसिबिलिटी था, एक में बना था, एक में नहीं बना था। जिसमें बना होगा उसमें घुसा होता है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और यदि ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो जाएगा। तो एम्पीसिलिन मीडिया में ग्रो करवा करके केवल हम ये देख लिए कि हमारा प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर इंटर किया है या बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं किया। यदि किया होगा तो ग्रो कर जाएगा एम्पीसिलिन मीडियम में, और नहीं किया होगा तो एम्पीसिलिन मीडियम में वो ग्रो नहीं करेगा।
एनी डाउट? क्लियर हो गया? इस लेकर के बोलते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन होता है उसको जनरली हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं कि वो प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर गया या उस बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, इससे सेलेक्ट हो जाता है। अभी यदि प्लाज्मिड इसके अंदर आया है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी आया होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी आया होगा, तो इस लेकर के ये बैक्टीरिया जो होगा, ये बैक्टीरिया एमपीसी मीडिया में ग्रो कर दिया, जिसको कि हम पॉजिटिव से दिखाया, यानी प्लाज्मिड एक्सेप्ट कर लिया तो पॉजिटिव और नहीं एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव, और जो मर गया है वो कौन वाला होगा? नेगेटिव वाला। तो यदि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस प्लाज्मिड के पास नहीं होता तो क्या ये सेलेक्ट हो पाता क्या? तो यानी इसका मतलब हो गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्यों बोलते हैं कि वो सेलेक्टेबल मार्कर है? क्योंकि वो सेलेक्ट कर देता है कि किसमें वो गया है और किस बैक्टीरिया में नहीं गया। जिसमें गया होगा उस एंटीबायोटिक में नहीं मरेगा और जिसमें नहीं गया होगा वो उस एंटीबायोटिक में मर जाएगा, जिसके लिए वो रेजिस्टेंट, जिसके लिए रेजिस्टेंट है, उस जिसमें गया होगा उसमें मरने नहीं देगा उस एंटीबायोटिक में। और वो जीन यदि रेजिस्टेंट वाला जीन इसमें नहीं गया होगा तो उसी एंटीबायोटिक से मर जाएगा, जिसका कि जीन इसके अंदर नहीं गया, एमपीसी रेजिस्टेंट जीन यदि इसके अंदर नहीं है तो मर जाएगा। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसके पास ये नेगेटिव, यदि आपने ऐसे, हमने यहाँ पे ऐसे दिखा है ये बैक्टीरिया और यहाँ पे साइन नेगेटिव दिया है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन का मतलब नो प्लाज्मिड, यानी जो प्लाज्मिड आप पीवीआर 322 भेज रहे थे वो उसके अंदर नहीं गया। और पॉजिटिव का मतलब हो गया कि प्लाज्मिड प्रेजेंट, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया कि प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये हो गया। अब यदि ये बैक्टीरिया मर गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं आया होगा। ये बैक्टीरिया यहाँ मरा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड इंटर नहीं किया। इसमें प्लाज्मिड इंटर कर गया इसलिए कि ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए करके ये बचा रह गया। ये बचा इसलिए क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास में इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड इंटर किया। और यहाँ पे ये मर गया इसलिए क्योंकि इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड इंटर नहीं किया, ये प्लाज्मिड नहीं आया इसके अंदर। क्लियर हो गया? इसलिए करके ये मर गया। ये क्यों बच गया? क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, किसके लिए? एम्पिसिलिन के लिए, इसलिए कि ये बच गया। और ये बच गया इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि आपका प्लाज्मिड इंटर कर गया। यदि प्लाज्मिड इंटर नहीं करता तो ये भी क्या होता? नेगेटिव होता और मर जाता। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट पूरा डाउट एकदम क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग पीवीआर 322 का ही लेकर के बात करेंगे। अब यहाँ पे पीवीआर 322 का आप एक छोटा सा एग्जांपल खाली आपको दे देता हूं कि जैसे सपोज डेट RP4 एक प्लाज्मिड हो गया, और उस RP4 में जैसे केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, सपोज डेट या RP4 में केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, RP4 में केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। अब यदि हम इसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि RP4 सबके अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो हो सकता है कि किसी में जाएगा, किसी में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, चला जाएगा, नहीं भी जा सकता है। यहाँ पे काट दिया मतलब नहीं गया। क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे कि जिसमें ये RP4 प्लाज्मिड गया होगा वो सब केनामाइसिन के लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट। तो जिसमें नहीं गया होगा वो प्लाज्मिड, वो केनामाइसिन के लिए क्या हो जाएगा? सेंसिटिव। तो यदि हम एक मीडियम ले ले और उसमें केनामाइसिन डाल दे, और उसके बाद यहाँ से ये मिक्सचर लेकर के, ये जो मिक्सचर हम लोग ने बनाया है, इस मिक्सचर को इसमें डाल दे, इसमें वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जिसके पास में प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, और वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होगा। यानी जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा वो ग्रो कर जाएगा, और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा वो ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब ये केनामाइसिन के बेसिस पे सिलेक्शन हो गया, यानी केनामाइसिन मीडियम में ग्रो कर गया। तो ये केनामाइसिन मीडियम में इसलिए ग्रो किया होगा क्योंकि केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगा इसके पास में, और ये जिसके अंदर जाएगा उसको केनामाइसिन रेजिस्टेंट कर देगा, और जिसके अंदर नहीं जाएगा वो केनामाइसिन क्या होगा? सेंसिटिव होगा।
और सेंसिटिव वाले को नेगेटिव से दिखाएंगे हम, और जो रेजिस्टेंट होगा उसको पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो इस तरीके से इस जीन को लेकर के हमने सेलेक्ट कर दिया कि किसके अंदर वो गया है और किसके अंदर नहीं गया, जो मर गया उसके अंदर नहीं गया और जो ग्रो कर गया उसके अंदर गया। इसीलिए क्या बोलते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता लगा देगा, इसके लिए सेलेक्ट करवा देगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले को सिलेक्ट करवा देगा और ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें नहीं होगा उसको इलिमिनेट करवा देगा। पूरा क्लियर हो गया। अब आइए पीवीआर 322 के लिए बात करते हैं। यहां पे दो प्रॉब्लम मेरे साथ में, इसमें हम लोग दो प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करके समझेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमको दो चीज प्रूव करना है, दो चीज प्रूव करना है कि एक तो पहले रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बैक्टीरिया में, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं बोल करके हम लोग इसको प्लाज्मिड बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। पीवीआर 322, पीवीआर 322 प्लाज्मिड, 322 प्लाज्मिड। तो पीवीआर 322 प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन कराना है और प्लस ये भी सेलेक्ट करना है कि पीवीआर 322 प्लाज्मिड जो है वो रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना। रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, यानी फॉर्म हुआ तो एस, नहीं हुआ तो नो। अब ये सेलेक्ट करना है। आप रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कर रहे हैं तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये सेलेक्ट करना है कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, और ट्रांसफॉर्मेशन को भी करना है कि ट्रांसफॉर्म हुआ या ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, यानी जिस बैक्टीरिया में डालना है इकोलाई में उसमें ये पहले प्लाज्मिड गया या नहीं गया। अब प्लाज्मिड गया तो कैसा वाला गया? रिकॉम्बिनेंट फॉर्म गया या नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म गया। तो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म एस या नो, एस या नो से बढ़िया यहाँ पे कीजिए पीवीआर 322 प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, एस या नो यहां पे कीजिए। हुआ तो एस, नहीं हुआ तो नो। दूसरा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एस या नो, यानी बैक्टीरिया के अंदर आपका पीवीआर 322 प्लाज्मिड गया या नहीं गया। अब उस प्लाज्मिड में कौन सा प्लाज्मिड गया? अब ये जो प्लाज्मिड आपका यहाँ पे होगा, ये दो टाइप का प्लाज्मिड होगा। एक आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो कि जैसा नेचुरल है वैसा ही होता जाएगा, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और एक हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। दोनों में क्या अंतर होगा ध्यान से सुनिएगा। आप नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा तो ये पीवीआर 322 होगा, और इस पीवीआर 322 में कोई भी फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं किया हुआ होगा, ना टेट्रासाइक्लिन रीजन पे, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ही रह गया और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ही रह गया, ये सेलेक्टेबल मार्कर है, और कहीं पे कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं किया, इसलिए कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। क्लियर हो गया? अभी आपका यहाँ पे क्या हो गया कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यदि होगा और मैं टेट्रासाइक्लिन रीजन पे यदि आपका फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवा रहा हूं, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर में अब क्या होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन रीजन पे होगा उस जगह पे एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर जाएगा। ये फॉरेन डीएनए आपका है, ब्लू से मैं दिखा रही हूं, ये फॉरेन डीएनए है और रीजन ये है टेट्रासाइक्लिन रीजन, और अंदर यदि इंसर्ट कर गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर यदि ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर गया, दिस वन इज द फॉरेन डीएनए ऐप लिख दिया, तो ये टेट्रासाइक्लिन आर नहीं होकर के टेट्रासाइक्लिन एस हो जाएगा सेंसिटिव। लेकिन एम्पिसिलिन रीजन पे हमने कोई भी जीन को इंसर्ट नहीं कराया, जिससे कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो अब पीवीआर 322 प्लाज्मिड लेकर के यदि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना चाह रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी होगा, नहीं भी बनेगा और बनेगा भी। जो नहीं बनेगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, जैसा नेचुरल में था पहले वो सही आपका हो जाएगा, और
रिकॉम्बिनेंट यदि होगा तो टेट्रासाइक्लिक रीजन पे यदि आप फॉरेन जीन को घुसाए तो वो जीन उसमें इंसर्ट कर जाएगा। अब यदि ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि हुआ होगा, यदि एस तो दो पॉसिबिलिटी है, एस की दो पॉसिबिलिटी है, या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड घुस गया होगा या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड घुसा होगा। अब यहाँ पे हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड घुसा और किसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड घुसा। नहीं समझ में आया? एक चीज समझ में आया। पहला बोला कि DTR 322 प्लाज्मिड लिए, उसको आप क्या करोगे, उसको पहले आप रिकॉम्बिनेंट बनाने का कोशिश करो। क्या बनाने की कोशिश करोगे? पहला स्टेप में रिकॉम्बिनेंट बनाने का कोशिश करोगे, फर्स्ट स्टेप में रिकॉम्बिनेंट बनाने का कोशिश करोगे, तब सेकेंड स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। क्लियर हो गया? तो जब तुम रिकॉम्बिनेंट बनाया तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएगा, नहीं बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। देन आफ्टर तुम क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड स्टेप में जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटी होगा कि तुम्हारा जो प्लाज्मिड है वो अंदर जाएगा भी। अब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट अभी नहीं सोच रहे हैं, प्लाज्मिड जाएगा भी और नहीं भी जाएगा। जिस बैक्टीरिया में नहीं जाएगा तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, और बैक्टीरिया में हो सकता है कि प्लाज्मिड चला गया होगा, तो एस हो गया। तो एस जब होगा तो फिर वो प्लाज्मिड दो टाइप का है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला गया और कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया। क्या एम हो गया? एकदम फिक्स कर देना है कि हमको किसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, इसको सिलेक्ट कर लेना। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं, इसको एकदम एक बार और फाइनल बोल करके हम इसको बाइंड अप कर रहे हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया है ना, ये आपको दिखा देंगे हम कैसे क्या किए। तो PBR 322 प्लाज्मिड लिए, पहले उसको रिकॉम्बिनेंट किए। एक नंबर में हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट बनाने का, लेकिन ये कोई भी काम करोगे तो दो पॉसिबिलिटी होता है, होगा भी नहीं भी होगा, हर काम में दो पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यदि हम बनाने गए तो नहीं बना तो क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। बन गया तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हो गया? फिर ये प्लाज्मिड ले करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी में क्या होगा, किसी में या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हो सकता है कि ये यही दोनों मिला करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो किसी बैक्टीरिया में होगा कि नहीं गया होगा प्लाज्मिड, तो क्या हो गया, नो ट्रांसफॉर्मेशन। और किसी में क्या होगा कि प्लाज्मिड चला गया होगा, तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लाज्मिड गया होगा तो फिर दो पॉसिबिलिटी है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट जा सकता है या रिकॉम्बिनेंट जा सकता है। नहीं समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है इसमें? क्लियर एकदम? आइए और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, आगे आपका स्टेप अप करना शुरू हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको एक दो बार आप जरूर देख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्लाज्मिड को ले लेगा एस या नहीं लेगा नो। और लेगा तो दो पॉसिबिलिटी फिर है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट भी ले सकता है और रिकॉम्बिनेंट भी ले सकता है। और आपके काम का जो प्लाज्मिड है उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो सेलेक्ट आपको कौन करना है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को सेलेक्ट करना है। क्लियर? आइए तो अब यहाँ पर हमारा जो है सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का हमको सिलेक्शन करना है कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? तो ये सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन होस्ट सेल। क्लियर हो गया? तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारा होस्ट सेल के अंदर गया कि नहीं गया। तो सबसे पहले PBR 322 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो PBR 322 हमारा यहाँ पे जो वेक्टर है ये PBR 322 है। ये PBR 322 नॉन रिकॉम्बिनेंट यदि होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। नॉन रिकॉम्बिनेंट यदि होगा तो क्या होगा, और रिकॉम्बिनेंट होगा तो क्या होगा। और हमको सेलेक्ट करना है कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ही होस्ट सेल के अंदर गया है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट होगा तो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो PBR 322 जो प्लाज्मिड होगा उस PBR 322 प्लाज्मिड के अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं होगा। क्लियर हो गया? यानी इस PBR 322 के अंदर नो फॉरेन डीएनए, कहीं भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? और यदि रिकॉम्बिनेंट PBR 322 रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यदि होगा
तो उस प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए होगा। और हम लोग जो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं, स्पेशली किस रीजन पे करवाते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन रीजन पे करवाते हैं। तो स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास करवाते हैं। और यहाँ पीवीआर 322 है, तो इसके पास में दो सेलेक्टेबल मार्कर है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एक आपका है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग फॉरेन डीएनए को जो है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे इंसर्ट करवाते हैं, तो वो हो जाता है सेंसिटिव, S4 सेंसिटिव। अब ये टेट्रासाइक्लिन जो है, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब सही सलामत नहीं रहा, वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो रेजिस्टेंसी देता बैक्टीरिया को, यानी टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरने देता, अब ये प्लाज्मिड यदि उस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो वो टेट्रासाइक्लिन पे मर जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा फॉरेन डीएनए जो है, फॉरेन डीएनए जो है ये इंसर्ट कर गया, ये फॉरेन डीएनए मेरा इंसर्ट कर गया। तो फॉरेन डीएनए के इंसर्ट करने से क्या हो गया कि ये टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो अपना काम करना बंद कर दिया। तो इंसर्ट किया तो काम करना बंद कर दिया, तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसी को पॉइंट बना करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन से बना है वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। यदि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा तो कोई भी फॉरेन डीएनए इसके अंदर नहीं जाएगा, और यदि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना होगा तो टेट्रासाइक्लिन रीजन से फॉरेन डीएनए गया होगा और इंसर्ट करके टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिव कर दिया होगा। यानी हम लोग चूंकि टेट्रासाइक्लिन जीन में घुसा रहे फॉरेन डीएनए को, इससे कि टेट्रासाइक्लिन जो जीन होगा रेजिस्टेंट जीन वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यदि बना होगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव बोले क्यों इनएक्टिव हो जाएगा, तो क्योंकि उसमें आपका फॉरेन जीन इंसर्ट कर गया होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको कम से कम समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इनएक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं किया, इसलिए कि ये क्या रह गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये रिकॉम्बिनेंट कैसे हो गया, तो क्योंकि फॉरेन जीन क्या हो गया, इंसर्ट कर गया टेट्रासाइक्लिन जीन में, इसलिए कि वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और इसी को पॉइंट बना करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मैटर से कि हमारा जो बैक्टीरिया वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, यानी ऐसा प्लाज्मिड उसके अंदर गया या ऐसा प्लाज्मिड उसके अंदर गया। अब ये दोनों प्लाज्मिड को यदि देखा जाए तो दोनों प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन वाला जो रीजन है, इसके जीन में कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो और चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो। तो यानी ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में जाएगा, चाहे ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला जाए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला जाए, तो यदि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जाएगा तो वो बैक्टीरिया दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा, एक एम्पिसिलिन के लिए, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए। क्लियर हो गया? यदि किसी बैक्टीरिया के अंदर पीवीआर 322 का नॉन रिकॉम्बिनेंट यदि जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा, तो वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। कोई डाउट? एकदम क्लियर हो गया? तो जिस बैक्टीरिया के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्ट करेगा, तो वो जो बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरिया आपका क्या हो जाएगा, तो आपका दो तरीके का हो जाएगा। एक तो वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी हो जाएगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? और वो बैक्टीरिया तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो ही गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर इंटर किया, इंटर्स इनटू बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से भी नहीं मरेगा और वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से भी नहीं मरेगा। लेकिन जिस बैक्टीरिया के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यदि इंटर किया
इंटर्स इनटू बैक्टीरिया, इंटर्स इनटू बैक्टीरिया, इनटू बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर गया तो ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि एम्पिसिलिन का जीन यहाँ पे सेंसिटिव नहीं हुआ, इसके अंदर कोई फॉरेन जीन नहीं गया, इसलिए ये अपना काम परफॉर्म करेगा। किसी जीन के अंदर कोई फॉरेन चीज चला जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो एक्टिव ही रहेगा। तो एम्पिसिलिन जीन में कोई दूसरा डीएनए का सेगमेंट नहीं गया, इसलिए करके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्टिव ही रह गया, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया। तो इसलिए करके ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा, ये जो बैक्टीरिया होगा ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। लेकिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा, यानी टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा ये। तो टेट्रासाइक्लिन में इसलिए मर जाएगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में क्या चला गया, फॉरेन डीएनए, और फॉरेन डीएनए चला गया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को इनएक्टिव कर दिया, इसलिए करके ये जो आपका बैक्टीरिया होगा ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा, सेंसिटिव। इसको दिमाग में रखिएगा, ये आपको एक जगह हम ला करके चीजों को दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जाएगा वो बैक्टीरिया, पीवीआर 322 का नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं, वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा, यानी उसको एम्पिसिलिन मीडिया में ग्रो कराओगे तब भी नहीं मरेगा और टेट्रासाइक्लिन मीडिया में ग्रो कराओगे तब भी नहीं मरेगा। लेकिन जो पीवीआर 322 रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया होगा, उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को यदि तुम बैक्टीरिया के अंदर इंटर कराओगे तो उसको यदि एम्पिसिलिन मीडिया में ग्रो करवा दोगे तब तो वो बच जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडिया में यदि ग्रो कराओगे तो मर जाएगा, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यहाँ पे हो गया, इंसर्ट किया और इनएक्टिव हो गया वो जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव होकर के टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। कोई डाउट हो गया? तो आपसे यदि कोई पूछे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट जो आपका प्लाज्मिड रखने वाला बैक्टीरिया होगा और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रखने वाला बैक्टीरिया होगा, किस मीडियम में दोनों ग्रो कर जाएगा, एमपीसी में दोनों ग्रो कर जाएगा, कौन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला टेट्रा, मतलब दोनों में यदि ग्रो कर रहा है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो एम्पिसिलिन में ग्रो करे और टेट्रासाइक्लिन रीजन में ग्रो नहीं करे तो वो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को रख रहा है। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रखेगा वो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को रखेगा वो बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया। अब इसको हमको सेलेक्ट करना है, आगे आइए। अब ये पॉइंट हम आपको समझा दिए, अब आइए हम लोग आगे सेलेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब हो गया? इंसर्ट किया और इनएक्टिव कर दिया। कोई डाउट नहीं है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब इसी को हम लोग मुद्दा बनाते हैं कि इसी पे कि कैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को हम लोग यूज करके सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरा बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को रखने वाला बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला आपने क्या किया है, एक बैक्टीरिया ले लिया है जो कि कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है, कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पे कॉम्पिटेंट वर्ड क्यों लगा दिया? रेडी टू एक्सेप्ट कौन सा डीएनए? फॉरेन डीएनए। तो बहुत सारा कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया यहाँ आपने इथेन ड्रॉप में ले रखा है, और एक इथेन ड्रॉप में जिसमें कि आप प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट बनाए हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किए। तो ये जरूरी नहीं है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का तो आपने फॉर्मेशन किया, तो ये जरूरी नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन ही गया हो, ये जो नहीं भी बन सकता है। तो अभी आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाया था कि रिकॉम्बिनेंट होगा तो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो क्या होगा। तो ये जो आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया है, इस प्लाज्मिड को यहाँ से इथेन ड्रॉप की मदद से इस इथेन ड्रॉप में डाल दिया, यानी पिपेट की मदद से, पिपेट की मदद से इस इथेन ड्रॉप में डाल दिया। जहां पे कौन सा बैक्टीरिया? बहुत सारे कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, और इसमें भी दो तरह का रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तो आप फॉर्मेशन किए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें दोनों टाइप का है, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे जैसे ही हमने प्लाज्मिड को डाला तो बहुत सारे प्लाज्मिड हमने यहाँ पे डाला होगा, तो डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया भी होगा, यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया भी आपका प्रेजेंट होगा।
तो अब किसी में हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला जाए और किसी में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चल जाए, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसमें हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होगा, इसमें नहीं गया होगा। हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसमें गया किसमें नहीं गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसको आप ग्रो करवा दीजिए एक पेट्री प्लेट में, या नहीं तो पेट्री प्लेट यदि आप नहीं लेना चाहते तो आप एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए। दोनों काम कर सकते थे, लेकिन कॉनिकल फ्लास्क वाला थोड़ा आसान पड़ता है। एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए और इस मीडियम में एम्पिसिलिन ले लीजिए। क्लियर हो गया? ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें कि एक बैक्टीरिया ग्रो करेगा। न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें एक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो इसमें हमने ले लिया एम्पिसिलिन। क्लियर हो गया? और ये जो हमने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया है, ये जरूरी है कि बन ही गया होगा। क्लियर हो गया? और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया होगा तो ग्रो कर जाएगा एम्पिसिलिन में, और नहीं बना होगा तो मर गया होगा। और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया यदि यहाँ पे ग्रो कर गया होगा तो अब दो तरह का होगा, एक में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे किया, तो ये जरूरी नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो ही गया होगा। जिसका हो गया होगा, जिसके अंदर प्लाज्मिड इंसर्ट कर गया होगा, वो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा, और जिसके अंदर इंसर्ट नहीं किया होगा वो ग्रो नहीं करेगा। अब जो ग्रो कर रहा होगा उसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला होगा यानी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा, एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा। कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो अब आइए यहाँ सब लोग एक लास्ट फिगर आपको बना के दे देंगे। अब यहाँ पे हो गया क्लियर, ये आपका जो गोल गोल है ये आपका है प्लाज्मिड, और ये जो ब्लू से लिखे हैं ये है आपका बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो जिसके जिसके अंदर प्लाज्मिड चला गया होगा वो इस मीडियम में यहाँ आके ग्रो कर जाएगा, लेकिन जिसके अंदर नहीं गया होगा वो मर जाएगा। लेकिन जो ग्रो करेगा उसमें दो तरह का बैक्टीरिया है, इसमें भी अब दो तरह का बैक्टीरिया होगा, एक होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, और एक होगा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। काम का बैक्टीरिया कौन है? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो अभी तो दोनों बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, एनआरबी मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी और आरबी मतलब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी, लेकिन हमको इस मीडियम से सेलेक्ट करना है आरबी को, क्योंकि मेरा आरबी काम का है, मेरा डिजायर जीन आरबी के अंदर में है। क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे इस मीडियम से आप एक पेट्री प्लेट बना लीजिए। कौन सा प्लेट बना लीजिएगा? पेट्री प्लेट बना लीजिए, कोई डाउट नहीं। या इसी स्टेप पे आप पेट्री प्लेट भी ले सकते थे। पेट्री प्लेट एक्चुअली होता क्या है, तो जस्ट आपका जो पॉलिश करने वाला डब्बा होता है ना, बस उसी तरह का डब्बा होगा, लेकिन वो गिलास का बना हुआ होगा। वुड पॉलिश जो करते हैं तो उसमें जो पॉलिश वाला डब्बा होता है बस उसी तरह का डब्बा होगा, लेकिन गिलास का बना होगा, और साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो उसी में हम लोग क्या करते हैं ना कि मीडियम को ग्रो करवा देते हैं। क्लियर हो गया? मीडियम को ग्रो करवा देते हैं, मीडियम उसमें बनाते हैं। तो उसमें मीडियम बनाए और इसी मीडियम में हमने क्या कर दिया, एम्पिसिलिन डाल दिया। एम्पिसिलिन डाल दिया, और ये जो मीडियम बना है ये मीडियम आपका होगा सॉलिड मीडियम। फिर ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड मीडियम। और यहां जो बनाया है ये आपका हो गया लिक्विड मीडियम। ये जो वाटरी है तो इसको कौन सा मीडियम बोला? लिक्विड मीडियम। तो आप लिक्विड मीडियम में भी इसमें से एक बूंद डाल करके ग्रो करवा सकते हो, और सॉलिड मीडियम में भी ग्रो करा सकते हो। सॉलिड मीडियम में क्या करेंगे, यहां से एक बूंद निकालेंगे और इस पे डाल देंगे, यहां से एक बूंद निकाल करके एक ड्रॉप मीडियम निकाल के इस पे डाल देंगे, जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, और उसको इसको क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्प्रेड। यहां से वन ड्रॉप लिया और वन ड्रॉप लेने के बाद इसको क्या कर दिया, स्प्रेडिंग कर दिया। अब स्प्रेडिंग करें तो ऐसे करके स्प्रेडिंग कर दें। अब ये स्प्रेड हो गया, और इस पे कैप लगा के ओवरनाइट छोड़ देंगे।
ओवरनाइट छोड़ने के बाद जब कल सुबह आकर के हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें देखेंगे बहुत सारा कॉलोनी आपका डेवलप किया हुआ है। अब इस कॉलोनी में कौन सा कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है, अब कौन सा कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले यहां से क्या किया, एक ड्रॉप ले लिया और उसको पहले लिक्विड मीडियम में डाल दिया। तो लिक्विड मीडियम में डालने से ये हो गया कि बैक्टीरिया का कंटेंट, बैक्टीरिया के नंबर को हमने क्या किया, बढ़ा लिया। क्लियर हो गया, क्योंकि सॉलिड मीडिया से तेजी और फास्ट ग्रो करता है लिक्विड मीडिया में बैक्टीरिया। क्लियर, तो यहां पे हमने ग्रो करवा दिया। और नहीं तो आप चाहते तो डायरेक्ट यहां पे भी आप ला सकते थे। क्लियर हो गया, आप यदि चाहते हैं कि नहीं हम छोटा करें, मेडिकल में खाली क्वेश्चन बन जाए, तो उसके लिए इस स्टेप को आप हटा सकते हो। क्लियर हो गया, इस स्टेप को यहां से तुम हटा दोगे, मेडिकल में क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा कि डायरेक्ट आपने यहां पे क्या किया है कि कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया बनाने का कोशिश किया है, कॉम्पिटेंट अपने बैक्टीरिया लिया है और उस कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेशन करने का कोशिश किया। तो इस इपेंडॉप में आपने क्या किया, एक कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया लिया और इधर से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो फॉर्म किया है, तो इसमें हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हुआ भी होगा एस और नहीं भी हुआ होगा नो। तो दोनों टाइप का यहाँ पे प्लाज्मिड होगा, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी होगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी होगा। लेकिन आप फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बने, लेकिन बन भी सकता है, यदि बन जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और नहीं बनेगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसी मिक्सचर को इस बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट सेल में डाल दिया या कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया में डाल दिया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, फॉरेन डीएनए का अंदर जाना, और नहीं भी हो सकता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो दो बातें होगी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से हुआ है या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से हुआ है। क्लियर हो गया, तो उसी को हमको सेलेक्ट करना है। तो एक ही स्टेप में यहाँ पे हमने ले लिया क्या, तो 1 ड्रॉप लिया इस सॉलिड मीडियम में पेट्री प्लेट के ऊपर और उसको स्प्रेडिंग कर दिया। लेकिन इसमें आपने क्या लिया, एम्पीसिलिन लिया। एम्पीसिलिन इसलिए लिया ताकि इसमें दोनों टाइप का बैक्टीरिया ग्रो कर सके, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एनआरबी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एनआरबी का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, और आरबी का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। कोई डाउट? तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये सॉलिड मीडिया में अब बैक्टीरिया आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी होगा और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी होगा। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा उसके पास में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा एनआरपी, और जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा उसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा आरपी। कोई डाउट नहीं? अब यहीं पे हमको काम का कौन है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, और बेकार का कौन है, तो एनआरपी यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रखने वाला एनआरबी, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? सुन लीजिएगा, एनआरपी मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और एनआरबी का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैव नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैव रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर हो गया? अब इसमें कौन रिकॉम्बिनेंट, इसीलिए करके केवल यहां से मैं एरो दिखा, इस कॉलोनी में कौन कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का है, कौन कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का, इसी को सिलेक्ट करना है। तो ये कॉलोनी का नाम लिख दिया, ए बी सी डी एंड ई। क्लियर हो गया? अब इसका क्या करेंगे, इसका रेप्लिका तैयार करेंगे। तो रेप्लिका का मतलब होता है ना कॉपी करना। कहां पढ़ाए थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कहां पे, डीएनए रेप्लिकेशन में जाके देखिए। सीधा बात है, क्योंकि हम उधर मेहनत कर दिए और आप आधा देख करके छोड़ दिए, तो ऐसे तो होगा नहीं सर। क्लास में मिलेंगे तो फिर पूछेंगे ही आपसे कि कितना आपने वीडियो देखा, वीडियो से क्वेश्चन उठाएंगे। अब वहां से नीट में आ रहा है क्वेश्चन सर, तो इस लेकर के आपको वहां पढ़ाया था। तो रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी कर देना। तो अब इस प्लेट का हम लोग कॉपी बनाएंगे, लेकिन अब जो कॉपी बनाएंगे जिस पेट्री प्लेट पे, उस पेट्री प्लेट पे हम लोग लिखेंगे, केवल एंटीबायोटिक लेंगे आपका टेट्रासाइक्लिन। कॉपी इसी का बनाएंगे। इसमें कितनी कॉलोनी आपका है, टोटल 5 कॉलोनी है, ए बी सी डी ई।
तो इसी का कॉपी हम इधर बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे एंटीबायोटिक मेरा टेट्रासाइक्लिन और यहाँ पे एम्पिसिलिन था। जब एम्पिसिलिन था तो दोनों टाइप का बैक्टीरिया ग्रो कर गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी। लेकिन अब इस जगह पे टेट्रासाइक्लिन यदि आपने मीडियम ले लिया तो केवल और केवल नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का टेट्रासाइक्लिन सही सलामत होगा, क्योंकि उसमें कोई जीन इंसर्ट नहीं किया होगा। ये पहले बता रखा हूँ, इसलिए क्या बताया था ताकि यहाँ क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे क्या किए, अब करेंगे इसी का करेंगे रेप्लिका प्लेटिंग। रेप्लिका प्लेटिंग, रेप्लिका प्लेटिंग यानी रेप्लिका वाला डबल कर लेंगे, ओपी बढ़ाएंगे और प्लेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेटिंग मतलब ये आप पेट्री प्लेट ले रहे हो, और पेट्री प्लेट में कौन सा मीडियम होता है, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड मीडिया है, ये नहीं सॉलिड, सेमी सॉलिड मीडियम होगा। ठीक है, अब इसका कॉपी करेंगे तो कैसे करेंगे, एक वुड का क्या लेंगे, एक टुकड़ा ले लेंगे, पीस ले लिया, और इसके ऊपर नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को आप क्या करोगे, बांध दोगे। क्लियर, बांध दिया, और बांधने के बाद क्लियर कीजिएगा, वुड के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन बांध दिए, बांध के जस्ट यहाँ पे टच करेंगे, हल्का टच करेंगे इसको, और टच करने के बाद जस्ट यहाँ पे केवल एकदम पोजीशन टू पोजीशन, जैसे यहाँ पे ऐसे टच किए, एकदम ऐसे यहीं पे टच करके इसको छोड़ देंगे कैप लगा करके ओवरनाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओवरनाइट मतलब रात भर, ओवरनाइट मतलब रात भर इसको छोड़ देंगे। रात भर छोड़ने के बाद जब सुबह आके देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे कॉलोनी को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें देख रहे हैं कि ए कॉलोनी बी वाला पोजीशन पे एंड डी वाले पोजीशन पे बना हुआ है कॉलोनी, और जो सी पोजीशन है और ई पोजीशन है वहां पे कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो पोजीशन हमने तो पहले ही यहाँ पे लिख लिया था, एकदम एग्जैक्ट दोनों प्लेट को एक साथ रखे हुए हैं, और यहाँ से टच करके यहाँ पे टच किया तो देखा कि ए वाला पोजीशन पे कॉलोनी है, बी वाला पोजीशन पे कॉलोनी है, सी वाले पे नहीं है, डी वाले पे है और ई वाले पे नहीं है। यानी जो मर गया वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होगा, जैसे सी और ई जो है ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन जीन में मेरा डिजायर जीन चला गया, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। तो ये मेरा सी और ई कॉलोनी काम का है, और ये जो ए और बी और डी जो है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, तो ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, यानी सी कॉलोनी एंड ई कॉलोनी आर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कॉलोनी, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी का मतलब ये हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी होगा, तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी का मतलब ये हो गया कि यही मेरा काम का है। इसी के पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा और इसके पास जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा तो वही बैक्टीरिया मेरे काम का, क्योंकि मेरा डिजायर जीन उसके अंदर। और ये जो बचा रह गया टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ए बी एंड डी, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा और इसके पास में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। तो मेरा काम का हो गया सी और ई कॉलोनी, सी और ई कॉलोनी। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लिए कि ये सी और ई कॉलोनी मेरा काम का है, और ये सेलेक्ट तब हुआ जब टेट्रासाइक्लिन जीन में इंसर्ट कर गया मेरा जीन, तो उसको इनएक्टिव कर दिया। तो ये जो हमारा टेक्निक था सिलेक्शन का, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या हुआ कि जिस जीन में मेरा इंसर्ट किया डिजायर जीन वो इनएक्टिव हो गया, उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो कॉलोनी सी और ई है, ये कॉलोनी आपका रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ पे ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ये बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाया। इसका मतलब हो गया टेट्रासाइक्लिन जीन में मेरा डिजायर जीन घुस गया, और यही हम करना भी चाह रहे थे। अब सी और ई कॉलोनी को बायोरिएक्टर में ले आके ग्रो करवाई, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। ये एक हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्निक, यानी आप क्या किए, सिलेक्शन बाय रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन
Selection of recombinant bacteria. Selection of recombinant bacteria by insertional inactivation method. Insertional inactivation method. तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड का मतलब हो गया कि इंसर्ट करके इनएक्टिव कर दे, और जिसको इनएक्टिव करेगा वो काम नहीं करेगा। तो टेट्रासाइक्लिन में हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा, तो वो बैक्टीरिया कभी भी टेट्रासाइक्लिन मीडिया में ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा है तो वो सेलेक्ट हो गया कि वो मेरा आपका काम का है, क्योंकि वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। ये सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। आइए, तो यहाँ पे हम लोग का चल रहा था सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बोल दीजिए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल दीजिए, एकदम वर्ड को क्लियर रखिएगा। जैसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया, रिकॉम्बिनेंट एकदम पहले क्लियर कर लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यदि हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, री मतलब होता है नया और कॉम्बिनेंट वर्ड आया कॉम्बिनेशन से, तो न्यू कॉम्बिनेशन बनाना। तो न्यू कॉम्बिनेशन जनरली जो बनाया जाता है दो डिफरेंट स्पेसीज के डीएनए को मिला करके। प्लाज्मिड भी एक डीएनए है, तो डिफरेंट स्पेसीज के डीएनए को मिला करके जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो री का मतलब होता है नया या पुनः, और कॉम्बिनेंट वर्ड जो आया वो कॉम्बिनेशन से आया है। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब भी होगा तो दो डिफरेंट स्पेसीज का डीएनए मिला हुआ होगा, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिस सेल के अंदर जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, जिस सेल के अंदर वो इंटर कर जाएगा वो सेल भी रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। अभी प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया के अंदर गया तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो जाएगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा, आपका प्लांट सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जिस होस्ट के अंदर, जिस सेल के अंदर वो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसको भी रिकॉम्बिनेंट कर देगा। तो हम लोग को करना क्या था कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया का सिलेक्शन करना था कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है। क्लियर हो गया? तो मेरे को रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन करना था। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का जो सिलेक्शन करना था, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का जो सिलेक्शन करना था, या बोल सकते हो और करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का भी सिलेक्शन बोल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का सिलेक्शन, यानी आप रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बोल दो, यानी तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलना बेस्ट होगा कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बोला जाए। इसका हमको सिलेक्शन करना है। तो इसका जो हमको सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का करना है, तो ये सिलेक्शन कैसे होगा? इसके दो तरीके आपके लेवल पे है, ऐसे बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसमें आपको हम दो तरीका बता देते हैं। एक पहला तरीका आपका हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब नाम से पता चल गया कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसको बोला जाएगा। तो क्या करेंगे, किसी जीन में हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके इनएक्टिव कर देंगे और उसके बेसिस को यूज किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। क्लियर हो गया? तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इंसर्ट कर देना, यहाँ पे देखिए इंसर्ट, इंसर्ट मतलब अंदर। तो इंसर्ट जैसे ही करोगे किसी जीन में तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, और उसी को पकड़ के हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है कि ये बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है या बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट नहीं है। क्लियर हो गया? तो इंसर्शनल एक्टिवेशन का दो मेन तरीका आपके लेवल पे यूज किया गया है। एक पीवीआर 322 का टेट्रासाइक्लिन जीन में इंसर्ट करके टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिवेट करना। क्लियर हो गया? तो वो क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन जीन
रेजिस्टेंट जीन ऑफ पीबीआर 322, जीन ऑफ पीबीआर 322। तो पीबीआर 322 जो प्लाज्मिड आपका है, उस प्लाज्मिड में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं TET और ये R, उस जीन में ही अपना डिजायर डीएनए को इंसर्ट करके उसको क्या कर देना है, तो इनएक्टिव कर देना है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि इसको आप बोलते हो इनसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इनसर्शनल इनएक्टिवेशन में आपने यहाँ पे इनसर्शनल इनएक्टिवेशन किया, और किसको किया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को किया। क्लियर हो गया? जो कि मैं आपको दिखाया था, जो पीबीआर 322 था, तो ये पीबीआर 322, और इस पीबीआर 322 में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, उस जगह पे आप अपने डिजायर जीन को इस तरीके से डिजायर जीन को इंसर्ट किया था, और डिजायर जीन को जब इंसर्ट किया था तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट से टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया, जो कि पहले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था। ये यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा, ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, और इस जगह पे कोई भी आपका डिजायर जीन नहीं घुसा हुआ है। और जब इसी जगह पे हमने ये डिजायर जीन को, अपने डिजायर जीन को इंसर्ट किया, ध्यान से देखिएगा, तो इंसर्ट के बाद ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन गया। ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जिसको आप TTR किए, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। कोई डाउट नहीं? तो ये एक तरीका था कि आपने क्या किया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। किसको? तो इंसर्ट कर दिया जीन को, कहां पे, तो टेट्रासाइक्लिन रीजन पे। और टेट्रासाइक्लिन रीजन, ये जो आपका टेट्रासाइक्लिन रीजन था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, इसी जगह पे इंसर्ट किया। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से ये हो गया टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, यानी ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में जाएगा, वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगा। तो इसी को फोकस करके हम लोग क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको फोकस करके जो सेलेक्ट करते हैं, इनएक्टिव करके जो सेलेक्ट करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दूसरा आपका आता है यहाँ पे इनएक्टिवेशन। अब यहाँ पे दूसरा आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ लैग-Z जीन। यानी अब क्या करेंगे, लैग-Z जीन, अब लैग-Z जीन के अंदर अपने डिजायर जीन को डालेंगे। सपोज दैट एक प्लाज्मिड है, और उस प्लाज्मिड में मेरा यहाँ पे, उस प्लाज्मिड में मेरा लैग-Z जीन है, ये लैग-Z जीन है। तो ये यदि लैग-Z जीन है, तो ये एक्टिव जीन है, और ये एक्टिव जीन होगा, तो इसका जो लैग-Z जीन होगा, ये प्लाज्मिड के अंदर का बात करो, पूरा प्लाज्मिड नहीं बना रहा हूं, बस प्लाज्मिड के अंदर बोला कि लैग-Z जीन है। अब ये लैग-Z जीन हमने प्लाज्मिड के अंदर डाल रखा है, और ये लैग-Z जीन का जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, तो ये एंजाइम बन रहा है, इसका मतलब लैग-Z जीन फंक्शनल है। अब क्या करेंगे, इसी में लैग-Z जीन में इंसर्ट कर देंगे अपना डिजायर जीन को। तो क्या होगा, इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लैग-Z जीन आपका था, तो उस लैग-Z जीन में आपका डिजायर जीन जो है वो इंसर्ट कर गया, जो पहले नहीं किया हुआ है। तो अब जैसे इंसर्ट किया, तो ये इनएक्टिव लैग-Z जीन हो गया, इनएक्टिव लैग-Z जीन। क्यों इनएक्टिव हो गया, तो इंसर्ट किया, क्या किया, इंसर्ट किया, इसके कारण लैग-Z जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो इसलिए करके इसको भी बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैग-Z जीन। तो इसको भी हम लोग सिलेक्शन के लिए प्रोसेस पे लेते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया। और आपको इसके बाद जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये कैसे हुआ है और ये कैसे हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन करके पूरा चलिए। अब यहाँ पे ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैग-Z जीन, तो लैग-Z जीन को हम लोग क्या करेंगे, अब इनएक्टिव कर दिए, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे कि लैग-Z जीन को इनएक्टिव करके कैसे सेलेक्ट करते हैं, टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव करके कैसे सेलेक्ट करते हैं, कि जो आपका बैक्टीरिया बना है, वो बैक्टीरिया
आपका रिकॉम्बिनेंट बना है या रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है, तो ये भी आपका फुल एक्सप्लेनेशन में आएगा, ये भी फुल एक्सप्लेनेशन में आएगा। लेकिन मेरा हेडिंग क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, या कहीं कहीं ऐसे भी बोल देगा कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का भी सिलेक्शन होता है, तो आपका लेकिन मेन फोकस करना है कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन। तो पहला तरीका दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी किसी जीन में इंसर्ट करके उसको इनएक्टिव करके उस मैकेनिज्म को यूज किया जाए सिलेक्शन के लिए। मतलब इनएक्टिव करके ये चेक करो कि इनएक्टिव हुआ या इनएक्टिव नहीं हुआ। इनएक्टिव यदि हुआ तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो बैक्टीरिया बना वो रिकॉम्बिनेंट बन गया, और इनएक्टिव नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका जो बैक्टीरिया वो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, क्योंकि प्लाज्मिड ही रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाया। बस एक ही चीज फोकस करना कि इनएक्टिव हुआ या इनएक्टिव नहीं हुआ। यदि इनएक्टिव हो गया तो इस समय आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया, यदि इनएक्टिव नहीं हुआ तो आपका मतलब हो गया कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं बना, और जिस बैक्टीरिया में आप उसको भेजे वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना भी नहीं। क्लियर हो गया? तो इंसर्ट करके यही चेक करना रहता है कि इनएक्टिव हुआ कि इनएक्टिव नहीं हुआ, तो इसीलिए करके इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? अब ये नेक्स्ट में बात करते हैं। इसके बाद यदि नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाए, तो सेकेंड पॉइंट जो सिलेक्शन का तरीका है वो है रिपोर्टर जीन। अब नाम से पता चल रहा है कि रिपोर्टर जीन का मतलब रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग करने का मतलब हो गया कि बता देगा कि आपका जीन डायरेक्ट बता देगा, डायरेक्ट, और बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं होगा, बड़ा 1 से 2 स्टेप में एकदम क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टर जीन क्या करता है, यदि आपका सेकेंड प्रोसेस है, दूसरा है रिपोर्टर जीन, बाय रिपोर्टर जीन। तो पहला क्या था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये बाय रिपोर्टर जीन, यानी आप पता करोगे, सिलेक्शन करोगे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का बाय रिपोर्टर जीन। ये रिपोर्टर जीन क्या होता है ना कि इसको डायरेक्ट क्वांटिफाई किया जा सकता है, यानी इस क्वांटिटीफाई, या आप इसको क्वांटिटीफाई कर सकते हो, मतलब इसको तुरंत तुम मेजर कर सकते हो। रिपोर्टर जीन का प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसको कि तुम इजी वे में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इसलिए करके ये रिपोर्टर जीन डायरेक्ट आपको बता देता है कि ये चीज है या आपका जीन नहीं है। इसमें करना क्या होता है, रिपोर्टर जीन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहे हैं। इसमें करते क्या है कि जो डिजायर जीन है, जैसे सपोज डेट ये डिजायर जीन आपका है, ये आपका डिजायर जीन है, तो डिजायर जीन के साथ, ये जो डिजायर जीन है इसके साथ में एक रिपोर्टर जीन लगा देते हैं, रिपोर्टर जीन। तो अब क्या होगा, यदि ये डिजायर जीन प्लाज्मिड के अंदर चला गया, ये प्लाज्मिड में बना दिया, और डिजायर जीन के साथ ही आपने अटैच कर दिया किसको, तो रिपोर्टर जीन को, और उस डिजायर जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया। किसके अंदर इंसर्ट किया, तो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया। यदि डिजायर जीन गया होगा तो रिपोर्टर जीन भी गया होगा, और रिपोर्टर जीन को डायरेक्ट क्वांटिफाई कर लेंगे। यदि रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन हम लोग को दिख जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस कर रहा है, इसका डिजायर जीन गया मेरा। यदि रिपोर्टर जीन का प्रोडक्ट बन रहा है तो ये श्योर हो गया, ये क्लियर हो गया कि आपका रिपोर्टर जीन उसके अंदर में इंसर्ट किया हुआ है, रिपोर्टर जीन वहां पे प्रेजेंट है। क्योंकि रिपोर्टर जीन यदि है तो उसको क्वांटिफाई कर लेंगे, और उस रिपोर्टर जीन के होने से ये पता चल जाएगा कि डिजायर जीन है। क्लियर हो गया? और रिपोर्टर जीन यदि एक्सप्रेस कर रहा है तो ये सिक्योर हो गया कि आपका डिजायर जीन वहां पे है, तो इसका मतलब हो गया कि रिपोर्टर जीन के मदद से डिजायर जीन का पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब कैसे करते हैं, तो ये जो रिपोर्टर जीन होता है, इस रिपोर्टर जीन में जो सबसे कॉमन रिपोर्टर जीन होता है GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ये GFP होता है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा आपका LAC-Z जीन को भी रिपोर्टर जीन की तरह लिया जा सकता है, LAC-Z जीन। क्लियर हो गया? LAC-Z जीन भी रिपोर्टर जीन की तरह लिया जाता है। और एक लिया जाता है CAT, एक आप लेते हो CAT, एसिटाइल ट्रांसफेरेज। एसिटाइल
ट्रांसफेरेज, तो ये एंजाइम है इसका, ये हो गया एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज, ये एफ है फेरेज, ये एंजाइम है। लेकिन आपका एक यूकैरियोट में कैट बॉक्स बताया था, यहाँ पे कैट CAT है और वहां पे जो कैट बॉक्स बोला जाएगा तो CAAT, वहां पे कैट बॉक्स जो बोला जाएगा CAAT, ये आपका यदि लिखा हुआ है तो ये आपका प्रमोटर हो गया, और ये जो प्रमोटर होगा ये प्रमोटर आपका मिलेगा कहां पे, तो यूकैरियोटिक सेल में, क्लियर हो गया, वहां पे CAAT होगा। लेकिन आप कैट बोल सकते हो, बोलने के समय कैट ही बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग लिखने के समय CAAT कर दिया जाता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लेकिन ये CAT लिखा हुआ, तो ये एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, तो एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। और सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यदि कोई रिपोर्टर जीन के रूप में यूज किया जाता है तो वो है आपका GFP, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ग्रीन फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट मतलब क्या होगा, लाइट इल्यूमिनेशन होगा उससे, तो वो इजीली क्या होगा आपका, ज्यादा यदि लाइट का इल्यूमिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है रिपोर्टर। तो ये रिपोर्टर जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोडक्ट को इजीली आप क्वांटिटीफाई कर सकते हो, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा इस प्रोडक्ट को इजीली क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, इजीली डिटेक्ट, मतलब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये डिटेक्ट हो गया इसका मतलब हो गया कि यदि रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस कर रहा तो आपका डिजायर जीन एक्सप्रेस कर ही रहा होगा, क्योंकि रिपोर्टर जीन है तो डिजायर जीन होगा, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये इस तरह की क्या बात हो गई कि यदि आपका बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त आएगा ही आएगा। तो यदि रिपोर्टर जीन है, तो यदि रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि डिजायर जीन एक्सप्रेस, क्योंकि दोनों क्या रहेगा, एक साथ ही रहता है, दोनों क्या होता है, एक साथ हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि इसको चूंकि इजिली क्वांटिटीफाई कर सकते हैं, इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इस लेकर के इसको हम लोग अटैच कर दिए, और अटैच करने से इसको डिटेक्ट कर लिया, और डिटेक्ट करने से क्लियर डायरेक्ट पता चल गया कि मेरा जीन वहां पे प्रेजेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है GFP का, आपका बोलता है कि रिपोर्टर जीन जो है उसमें सबसे कॉमन कौन सा है, तो GFP है, जिसका नाम है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। और लैक्सेट जीन को भी यूज कर सकते हो, और आप कैट को भी यूज कर सकते हो, कैट मतलब एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, कोई डाउट नहीं है। आइए अब नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ये रिपोर्टर जीन का तो क्लियर हो गया, ये दो तरीके थे, और ये दो तरीके से ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का भी पता लगा सकते हैं, या बता देते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का या रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का पता हम लोग कर लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करके आपका प्रोसेस बता दिया गया। दूसरा प्रोसेस आपका किया जा रहा है किसमें, तो लैग-जेड जीन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी लैग-जेड जीन को इनएक्टिव करके उस मैकेनिज्म को यूज करेंगे कि बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हुआ या नहीं हुआ, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना। मतलब ये हमको डिटेक्ट कर लेना है कि इंसर्ट यदि हुआ होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो इनएक्टिव नहीं होगा। यदि इनएक्टिव हो गया तो मेरा काम का हो गया, और इनएक्टिव नहीं हुआ तो मेरे काम का नहीं हुआ। तो अब दूसरा मैकेनिज्म हम लोग लगा रहे हैं किसके लिए, तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, या आप बोल सकते हो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। बाय दूसरा तरीका, बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैक्सेट जीन। अब यहाँ पे रट्टा पट्टा नहीं मारने हैं, ये आपका यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ इंसर्शनल, तो इंसर्ट मतलब डालना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ किसमें डालना है, लैक्सेट जीन में। और लैक्सेट जीन में यदि आप इंसर्ट कर दिए और वो इंसर्ट हो गया तो वो लैक्सेट जीन इनएक्टिव हो जाए, और वही आपका काम का होगा, वही आपका रिकॉम्बिनेंट होगा। यदि इंसर्ट नहीं किया तो लैक्सेट जीन इनएक्टिव नहीं होगा, और वो आपके काम का नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रोसेस ये कि इनएक्टिव करके सेलेक्ट करना। क्लियर हो गया। अब आइए तो हम क्या करें, एक प्लाज्मिड ले रहे हैं, एक प्लाज्मिड मेरे पास में है, और इस प्लाज्मिड के पास में हमने अटैच कर दिया है इस प्लाज्मिड में लैक्सेट जीन।
ये एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में अटैच किया हुआ है लैग-जेड जीन, लैग-जेड जीन दिख रहा होगा। ये लैग-जेड जीन हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा इस प्लाज्मिड में। अब मेरे को क्या करना है कि इस लैग-जेड जीन के अंदर ही अपने डिजायर जीन को इंसर्ट करना है। डिजायर जीन मेरा ये इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला काम करना है कि दोनों को यानी प्लाज्मिड को और डिजायर जीन को, डिजायर डीएनए को यानी फॉरेन डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर हो गया? तो उतना नहीं लिखेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देना है, ताकि कट होने के बाद दोनों में जो इंड बने सेम टाइप का इंड बने। तो सेम टाइप का इंड बनने के लिए इसलिए करके हम लोग क्या किए, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट कर दिया। और कट जो किया है तो ये ध्यान रखा है कि लैग-जेड जीन जहां पे है उसी जीन के रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट करेंगे, यानी उस जीन में जो रिस्ट्रिक्शन साइट का सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस पे कट करेंगे। यानी लैग-जेड जीन में जहां पे लैग-जेड जीन आपका है उस जगह पे जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, आरएस मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट, उसे तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगा तो इस जगह पे जिस एंजाइम से कट करेंगे वही एंजाइम यहाँ पे यूज कर ले, कोई डाउट नहीं। इसके पास भी रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, नहीं होगा तो एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं हम लोग, बात एडेप्टर के रूप में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी वही रिस्ट्रिक्शन साइट और यहाँ पे भी वही रिस्ट्रिक्शन साइट, और दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देंगे। यदि आपके डिजायर जीन पे लैग-जेड जीन वाला रिस्ट्रिक्शन साइट यदि नहीं होगा तो हम लोग बाहर से जोड़ देते हैं। इतना कैपेसिटी हम लोग को रहता है कि हमारा जो डिजायर जीन है उसमें बाहर से जोड़ देंगे ताकि कट करने लगेंगे तो इसका भी फ्रेगमेंट कट हो जाएगा और उसका भी फ्रेगमेंट कट हो जाके दोनों अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। तो ये काम हम लोग करते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो ये जो डिजायर डीएनए और प्लाज्मिड को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो कट किए, तो ये प्लाज्मिड आपका ओपन हुआ। ये जो प्लाज्मिड है आपका ओपन हुआ, किस पोर्शन से ओपन हुआ, तो लैग-जेड पोर्शन से ओपन हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर हो गया? तो लैग-जेड पोर्शन से ओपन हो गया, लैग-जेड कहां से ओपन हो गया, लैग-जेड। तो इधर लिखा हुआ है LA और इधर लिखा हुआ है CZ। तो लैग-जेड पोर्शन से क्या हो गया, आपका ओपन हो गया और ये स्टिकी एंड आपका बन गया। तो ओपन किए लैग-जेड से, इसलिए करके यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है लैग और इधर लिखा हुआ है CZ, ओपन हो गया। और ये भी जो आपका डीएनए था, ये भी डीएनए आप कट होकर के स्टिकी एंड बन गया। इसका भी आपका स्टिकी एंड बन गया, क्योंकि यहाँ भी स्टिकी एंड बना, क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो यहाँ स्टिकी एंड बना तो यहाँ भी स्टिकी एंड बनेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका चेंज नहीं है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। अब ये जो प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में लाइगेज एंजाइम यूज करके लाइगेशन। क्लियर हो गया? अभी आपने किया रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट किया, और अब करोगे लाइगेशन। तो लाइगेशन विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज एंजाइम। क्लियर हो गया? तो इसको उठा करके इस जगह पे हम लोग लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका पहला स्टेप, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दिया दोनों को। दूसरा स्टेप में दोनों को क्या करेंगे, लाइगेशन। तो इस जगह पे लाते हैं, इस जगह आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी आपका जो प्लाज्मिड कट हुआ, ये दिख रहा होगा इस जगह पे। तो ये जो प्लाज्मिड आपका कट हुआ है वो आपका लैग-जेड फ्रेगमेंट कट हुआ है। लैग-जेड जो आपका टुकड़ा था उसमें लैग-जेड वाला जो पॉइंट था वो कटा, तो इधर आ गया LA और इधर आ गया CZ, कट हो गया। और प्लस आपका जो डिजायर जीन था या डिजायर डीएनए था
वो भी कट हो गया और उसमें भी बना स्टिकी एंड, एक बड़ा एक छोटा, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया और ये आपका बड़ा हो गया और ये क्या हो गया छोटा, तो स्टिकी एंड बन गया और ये आपका डिजायर जीन है, डिजायर्ड जीन। क्लियर हो गया, डिजायर जीन। अब दोनों को क्या करेंगे, लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, लाइगेट कर देना का मतलब जोड़ देना। यहाँ पे करेंगे हम लोग लाइगेशन। तो लाइगेशन करने के लिए हम लोग को एंजाइम चाहिए, कौन सा, तो लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेशन करना है तो लाइगेज, तो लाइगेशन के लिए हम लोग एंजाइम यूज करेंगे लाइगेज। एज लग गया तो एंजाइम हो गया। अब ये क्या करेगा, ये लाइगेज एंजाइम जब डालेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, दो पॉसिबिलिटी। अब ये इसका काम है लाइगेशन, मतलब लाइगेट कर देना, जोड़ देना। इसका काम ये नहीं है कि डिजायर जीन को ही प्लाज्मिड के साथ जोड़ देना। सुना क्या बोला है, इसका काम, लाइगेज एंजाइम का काम ये है कि जोड़ देना, जो डीएनए टूटा हुआ उसको जोड़ देना। इसका काम ये नहीं है कि जो डिजायर जीन है उसी के साथ प्लाज्मिड को जोड़ देना, ये काम इसका नहीं। तो यहाँ पे जो ये लाइगेशन होगी ये दो टाइप का हो जाएगा। एक लाइगेशन ऐसा होगा कि जिसमें जो प्लाज्मिड जो टूटा है जिस जगह से, उसी जगह से जाकर के जुड़ जाएगा। तो जाकर के यदि वो जुड़ गया तो जैसा प्लाज्मिड आपका था वैसे ही प्लाज्मिड आपका बन जाएगा, यानी लैग जेड जीन फिर से रीफॉर्म कर जाएगा, यानी जो आपका ये टूटा था वो फिर से आपका रिक्रिएट हो जाएगा। नहीं दिख रहा है ये आपका क्या होगा कि जैसा टूटा था लैग जेड जीन जो होगा आपका, ये लैग जेड जीन क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे टूटा हुआ है लैग जेड जीन, तो यदि लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ दे इस प्लाज्मिड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका प्लाज्मिड एकदम उसी टाइप से जुड़ जाएगा जैसे आपने पहले लिया था और उसी प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और लैग जेड जीन एक्टिव ही रह जाएगा, क्योंकि लैग जेड जीन के अंदर कोई भी जीन इंसर्ट नहीं किया। क्लियर हो गया, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, क्योंकि जो चीज तोड़े थे उसी चीज को जैसा तोड़े थे वैसा ही जोड़ दिए, तो इसमें नया कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं। जो कॉम्बिनेशन था लैगजेड, वही लैगजेड कॉम्बिनेशन, वही प्लाज्मिड रह गया। कोई नया चीज जुड़ता तब ना रिकॉम्बिनेशन होता, तो यहाँ तो रिकॉम्बिनेशन की बात ही नहीं है, जैसा था वैसा ही आप कर दिए तो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। तो ये जो प्लाज्मिड बना ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नेंट प्लाज्मिड। तो ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, तो ये तब बना जब आपके लैग जेड जीन के अंदर कोई फॉरेन डीएनए या आपका डिजायर जीन इंसर्ट नहीं किया। दूसरा केस में ये हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। दूसरा केस में ये हो सकता है कि आपका जो लैग जेड जीन था उस लैग जेड जीन में तो इधर रह गया एल ए और इधर था सी जेड और इसके बीच में आपका आ गया डिजायर जीन। आपका एक साइड में है एल ए और एक साइड में सी जेड और उसके बीच में आ गया डिजायर जीन। ये आपका हो गया डिजायर्ड जीन। अब आप समझिए कि आप इसको लैग जेड बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एल ए इधर है और सी जेड इधर है और बीच में कुछ घुसा हुआ। जैसे आप लिखते हैं वाटर, बार बार मैं वाटर का ही एग्जांपल लेके आपको सुना, आप लिखते हैं वाटर तो आप डब्ल्यू ए को अलग कर दीजिए, इधर टर को अलग कर दीजिए, अब बीच में लिख दीजिए आप जीपी, तो हो गया वाटर। क्या वाटर नहीं ना पढ़िएगा, ये जीपी बीच में लिखा हुआ तब भी वाटर बोल दीजिएगा, तब भी मीनिंग आ जाएगा। नहीं, मीनिंग नहीं आएगा ना, आप इसको वाटर बोल सकते हैं ना इसकी मीनिंग वाटर हो सकता है, क्लियर, पानी नहीं हो सकता। इसलिए बीच में आकर के वाटर को इनएक्टिव कर दिया। यदि बीच में कोई भी अल्फाबेट आप इंटर करवा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो आपका वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग था वो मीनिंग ही खत्म हो गया, वो मीनिंग खत्म हो गया। आप इसको आप वाटर बोल ही नहीं सकते क्योंकि बीच में आपने जीपी घुसा दिया। तो उसी तरीके से यदि लैग जेड जीन था
तो आप लैग जेड जीन के बीच में, यानी इधर LA आ गया और इधर CZ आ गया और उसके बीच में आपका इंसर्ट कर गया, कौन इंसर्ट कर गया, तो डिजायर जीन एकदम एग्जैक्ट कैसे इंसर्ट करे। तो अब इसको आप लैग जेड बोल ही नहीं सकते, लैग जेड तब आप इसको क्वार्टर बोल ही नहीं सकते, आपके भाषा में समझा रहा हूं, इसको क्वार्टर बोल ही नहीं सकते क्योंकि बीच में आपने ऐसा अल्फाबेट घुसा दिया है जो कि इसके मीनिंग को ही बदल के रख दिया और इसको इसके जो अस्तित्व था वो भी खत्म हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब लैग जेड जीन आपका रहा ही नहीं और लैग जेड जीन नहीं रहा तो उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा उसमें लैग जेड जीन का प्रोडक्ट बनेगा। ये प्लाज्मिड तो अपने आप तो नहीं बना पाएगा प्रोडक्ट, लेकिन जिस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा उस बैक्टीरिया के अंदर लैग जेड जीन का प्रोडक्ट बनेगा, लैग जेड जीन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये लैग जेड जीन आपको कहां पर है, मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कहां पे, तो जीन एक्सप्रेशन में मिलिए वहां पे, क्योंकि वीडियो नहीं देखिएगा तो काम आपका होगा ही नहीं और हम अब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे आपका, आप वहां देखिए क्योंकि मस्ट है। उधर मजबूत होगा तो उधर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा और इधर भी आपका क्या होगा, एप्लीकेशन हो जाता है, इधर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तो नहीं देखे तो देख लीजिए। तो ये जो लैग जेड जीन है इसका प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि लैग जेड जीन के बीच में कोई भी डिजायर जीन नहीं इंसर्ट किया, इसलिए कि ये इनएक्टिव नहीं हुआ और इसका प्रोडक्ट बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्लियर हो गया। और ये जो लैग जेड है, ये लैग L इधर है और CZ इधर है, तो क्या हो गया, बीच से ब्रेक कर गया, बीच क्यों ब्रेक कर गया, तो बीच में डिजायर जीन घुस गया, तो ये लैग जेड जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया कौन, तो लैग जेड जीन, लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया कौन, लैग जेड जीन। तो इस लेकर के नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, साइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, इतना आप पकड़ लीजिएगा, क्लियर हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी थी, आप जो लाइगेशन किए ना तो इसमें दो पॉसिबिलिटी था। ये एक पॉसिबिलिटी ये था कि जैसे जहां से प्लाज्मिड टूटा था वहीं से जुड़ जाए वो प्लाज्मिड, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि जो प्लाज्मिड टूटा है उसमें डिजायर जीन चला जाए और तब जाकर के वहां पे क्या हो जाए, लाइगेशन हो जाए। तो यदि डिजायर जीन जाके लाइगेशन होगा तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा, और यदि डिजायर जीन नहीं जाएगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। तो ये जो प्लाज्मिड आपका बना है, ये प्लाज्मिड कैसा है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, आरसी कर दिया, आरपी कर दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। बोले क्यों रिकॉम्बिनेंट हो गया, क्योंकि लैग जेड जो जीन था वो इनएक्टिव हो गया। कैसे इनएक्टिव हो गया, तो उसमें आपका डिजायर जीन चला गया। अब इसी दो पॉसिबिलिटी आपके पास में, इस तरह से हमारे पास में दो तरह का प्लाज्मिड बन रखा है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा, क्लियर हो गया। अब इसी टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो रिकॉम्बिनेंट बनाया है, अब उसको यूज करते हैं। तो ये आपको पहले ये क्लियर हो गया, अभी रिकॉम्बिनेंट बनाया और इसके बाद करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे पहले लिए प्लाज्मिड और उस प्लाज्मिड के पास क्या है, लैग जेड जीन है, और ये RS किसके लिए लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए, लैग जेड जीन में प्रेजेंट है। और इधर से डिजायर जीन लिया और इसके पास भी सेम रिस्ट्रिक्शन साइट होगा और नहीं होगा तो ऐड कर देंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या किया कि दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये आपका सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी प्लाज्मिड को भी और डीएनए को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। कट करने के बाद लैग LA इधर हो गया, CZ इधर हो गया, यानी बीच से कट हो गया। कट होने के बाद डिजायर जीन जो आपका था, ये डिजायर जीन आपका है, यहाँ पे आपका डिजायर जीन है। ये जो डिजायर जीन है, इस डिजायर जीन भी कट हुआ है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो इसमें भी स्टिकीन बना, तो दोनों कट हो गया। कट होने के बाद सेकेंड स्टेप में दोनों का लाइगेशन करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दोनों लाइगेट कर जाए, यानी जो प्लाज्मिड है और जो मेरा डिजायर जीन है वो दोनों जुड़ जाए। लेकिन किसी भी काम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, तो इस लेकर के एक पॉसिबिलिटी होगा कि प्लाज्मिड जहां से कटा था वहीं से जुड़ जाएगा, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी जहां पे कटा है वहां पे डिजायर जीन चला जाए और उसके बाद वो जुड़ जाए, तो वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो जाएगा।
और उसमें डिजायर जीन प्रेजेंट होगा और लैग जीन इनएक्टिव हो जाएगा, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आइए, इसी में अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसी स्टेप में जो काम कर रहे थे, तो सेकेंड स्टेप, अभी आपने पहला स्टेप किया कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया, फर्स्ट स्टेप किया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया, फर्स्ट स्टेप। तो अब जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपने बन गया और यह नहीं भी बना होगा, तो ये बन गया वाला है और ये नहीं बना है, क्लियर। अब पहला स्टेप था ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, तो पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ पहला जो अभी आपने स्टेप किया था वो पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो स्टेप अभी आपको दिखाया था पहला स्टेप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो अभी आपको दिखाया था। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जो स्टेप अभी आपको दिखाया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट बन भी गया होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बना होगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बना होगा, यानी दोनों ही बना होगा, क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और यदि सिंपल मीनिंग में ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो यानी प्लाज्मिड का होस्ट सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री। तो आपके सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं कि एंट्री ऑफ प्लाज्मिड, तो एंट्री ऑफ प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी हो सकता है या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी हो सकता है। लिख दिया, RP मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, NRP मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, बोल भी रहा हूं, क्लियर हो गया। दोनों की एंट्री हो सकती है या, लेकिन एक बार में यहाँ पे आप बोले कि प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी इंटर कर सकता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी इंटर कर सकता है, क्लियर हो गया। तो एंट्री ऑफ द प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियल सेल बोल दो, इनटू बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल बोल दो। अब ये होस्ट सेल बहुत सारा हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया ही होगा, या होस्ट सेल बोल दो। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई भी बैक्टीरिया डायरेक्ट किसी डीएनए को लेता नहीं, उसको पहले कंपिटेंट करना पड़ता है, तो ये कंपिटेंट वाला बातें हमने आपको बता रहा है। तो एंट्री ऑफ द प्लाज्मिड इनटू द बैक्टीरियल सेल, एंट्री ऑफ प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास में ये, तो हम क्या किए, यहाँ पे लिए एक इपेन ड्रॉप और इस इपेन ड्रॉप में हमारा बैक्टीरिया, बहुत सारा कंपिटेंट बैक्टीरिया है, बहुत सारा कंपिटेंट बैक्टीरिया है। कंपिटेंट बैक्टीरिया को दिखाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा पोरस कर दिया था बैक्टीरिया को। ये जो बैक्टीरिया है ये कंपिटेंट दिखाने के लिए इस तरीके से पोरस बैक्टीरिया किया था, जो कि पता चल जाए कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो रेडी टू एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए है, तो ये कंपिटेंट बैक्टीरिया आपका है, क्लियर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करिए। और अब हम लोग क्या किए हैं, ये जो आप लोगों ने लाइगेशन किया और लाइगेशन के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो यहां से इसमें पोर कर देंगे। तो ये जो आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया है, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ये जो आपका प्लाज्मिड बना है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो इसको यहाँ पे ला करके इसमें डाल देंगे बैक्टीरिया। ये दिख रहा है आपको, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि बैक्टीरिया, ये जो आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाए हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट ये दोनों होगा, ये यहाँ पे ला करके डाल देंगे। तो किसी में होगा कि रिकॉम्बिनेंट चला जाएगा, किसी में नॉन रिकॉम्बिनेंट चला जाएगा, दो पॉसिबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग प्लाज्मिड डाल दिए। प्लाज्मिड इसलिए लिख दिया कि दोनों टाइप के प्लाज्मिड होंगे, रिकॉम्बिनेंट भी होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो इनएक्टिव होगा, उसमें लैगजेड, या एक्टिव होगा तो लैगजेड इनएक्टिव होगा। जो रिकॉम्बिनेंट होगा प्लाज्मिड उसमें लैगजेड इनएक्टिव होगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें लैगजेड एक्टिव होगा, यानी उसका प्रोडक्ट बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड डाल दिया, और प्लाज्मिड डालने के बाद मेरा जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म हो गया इसका मतलब ये प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया। अब जब प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया, प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया, तो अब मेरे को सेलेक्ट करना है कि किस बैक्टीरिया के अंदर
किस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, क्योंकि मेरे को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से मतलब है और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से मतलब। तो यहाँ पे देख करके हमको नहीं पता चलेगा कि किसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, किसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया। तो हम लोग यूज करेंगे क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब आप इसके अंदर प्लाज्मिड चला गया तो इसका मतलब ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, और या इसको बोल सकते हो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बोल दो, या इसको तुम बोल सकते हो क्या, तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। या यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया ही बोल दीजिए, रिकॉम्बिनेंट इसलिए नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी जा सकता है, लेकिन बेस्ट होगा कि ट्रांसफॉर्म तो हो ही गया होगा, प्लाज्मिड इंटर किया तो ट्रांसफॉर्म तो हो गया। लेकिन रिकॉम्बिनेंट बोलने में थोड़ा सा हमको ये डर है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी जा सकता है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी बन सकता है। लेकिन सब बैक्टीरिया यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने इसको। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया बना, तो इस ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया में कौन सा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना, इसी को तो हमको सेलेक्ट करना है। तो ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया में दोनों टाइप का बैक्टीरिया होगा, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी होगा, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी होगा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। दोनों टाइप का बैक्टीरिया होगा, लेकिन हमको सेलेक्ट करना है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप हम लोग यूज करेंगे, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के विषय में थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा हो, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो क्रोम वर्ड आता है ना, क्रोम, ये ओ है, ये क्रोम वर्ड आता है कलर के लिए, कहीं भी कलर। क्रोमोजोम, क्रोम वर्ड आ गया तो इसका मतलब हो गया कि कलर, और जोम का मतलब बॉडी। क्रोमेटोफोर, वहां भी हो गया कलर, होगा क्योंकि पिगमेंट रखता है क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया के केस में, तो इसलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसलिए करके वो उसको उस ऑर्गेनेली का नाम होता है क्रोमेटोफोर। क्लियर हो गया, क्रोमेटोफोर। तो मैं बोला यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब होगा कि टूटने के बाद वो कलर प्रोड्यूस करेगा, इसके बाद टूटने के बाद। तो एक क्रोमोजेनिक, ऊपर में लिख देते हैं कलर, ये क्रोमोजेनिक दिख रहा है ना आपको, क्लियर, क्रोमोजेनिक। क्लियर हो गया। तो ये जो क्रोमोजेनिक आपका है ना, तो ये क्रोम का मतलब होता है कलर, कहीं भी आपको क्रोम वर्ड आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कलर। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या हो गया कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का एक एग्जांपल हो गया एक्स गेल। ये एक्स गेल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब ब्रेक करेगा तो ये ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये ब्लू कलर का बनेगा। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनेगा, ये दिख रहा होगा ना, ये ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनेगा, ब्लू कलर प्रोडक्ट, ब्लू कलर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि जब तक एक्स गेल नहीं टूटेगा तब तक ब्लू कलर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और एक्स गेल का खुद का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे अच्छे से देख करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये कलरलेस होता है। ठीक हो गया। तो मैं बोला कि एक्स गेल का खुद का कलर क्या है, तो कलरलेस, यानी कोई कलर ही नहीं है, खुद का कोई कलर। लेकिन जब उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ देगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि एक्स गेल है मीडियम में और वो यदि ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे ये डेमश्योर हो गया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। और यदि ब्लू नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये जो अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है बैक्टीरिया का, जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया आपको मिला है, तो इसी में ना आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, सेलेक्ट इसी में करना है। तो इसको क्या कीजिए, इसको, इस बैक्टीरिया को ग्रो कराइए एक पेट्री प्लेट में। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, एंट्री ऑफ द प्लाज्मिड
इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो ये सीधे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप था, तो इस स्टेप को यहाँ से मिटा दे, थोड़ा जगह खाली हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा देखने में और लिखने में भी ठीक रहेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे मिटा दिया इसको। अब ये स्पेस मेरे पास में बन गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो बैक्टीरिया आपका ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, तो इसमें दोनों है, लेकिन मेरे को सिलेक्ट करना है किसको, तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को। और वो बेसिस क्या होगा, इंसर्शनल सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, उसी प्रोसेस। लेकिन लैग्स दैट जीन को इनएक्टिव करेंगे इंसर्ट करके। क्लियर हो गया, ये एकदम ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को ग्रो करा देंगे पेट्री प्लेट में। और वो जो पेट्री प्लेट होगा, ये जो पेट्री प्लेट होगा, इसमें मीडियम में ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम बैक्टीरिया को खाने के लिए मीडियम, उसमें एक्स गेल होगा। एक्स गेल मतलब उस न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रेजेंट होगा एक्स गेल, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट एक्स गेल। क्लियर हो गया, ये पेट्री प्लेट है। तो अब यहां से क्या करेंगे, यहां से एक बूंद सोल्यूशन निकालेंगे और उसको इस पेट्री प्लेट में डाल करके स्प्रेडिंग कर देंगे और ओवरनाइट इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ओवरनाइट छोड़ देंगे। और जब सुबह आएंगे और इस पेट्री प्लेट का जब मॉर्निंग में आने के बाद जब स्टडी करेंगे, तो इस स्टडी में हमको दिखेगा कि कुछ जगह पे जो कॉलोनी बना हुआ है, वो कॉलोनी जो है वो ब्लू कॉलोनी है, और कुछ जगह पे जो कॉलोनी है वो आपका कलरलेस कॉलोनी है। ब्लू कॉलोनी भी मिल रहा है और कलरलेस कॉलोनी मिल रहा है। कलरलेस कॉलोनी का मतलब कोई कलर नहीं है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिस वन इज द कलरलेस कॉलोनी, ये दिख रहा होगा ना, ये आपका हो गया कलरलेस कॉलोनी। कलरलेस कॉलोनी, और ये ब्लू वाला कॉलोनी आपका है। अब आप अपने से एक्सप्लेन कर लीजिए, आप ये ब्लू कॉलोनी आपको मिल रहा है, ये ब्लू कॉलोनी आपको मिल रहा है, और इधर कलरलेस कॉलोनी। अब एक्सप्लेन कर लीजिए खुद से कि ये जो ब्लू कॉलोनी है, ये जो ब्लू कॉलोनी है, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का कॉलोनी है। ये ब्लू कॉलोनी हो गया, ब्लू कॉलोनी। तो सबसे पहली बात दो कॉन्सेप्ट लगा दीजिए जो यहीं पे है, हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। यदि प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट होगा, अब यहाँ पे मैं क्लियर लिख दे रहा हूं, इधर से अभी जगह मेरे पास बहुत हो गया, तो इस जगह से ये जो आपका जो प्लाज्मिड बना, ये प्लाज्मिड आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या नहीं बना पाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में इनएक्टिव हो गया लैक्टेज जीन, तो लैक्टेज जीन का प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, और लैक्टेज जीन का प्रोडक्ट क्या, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। यदि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यदि नहीं बना पाएगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यदि नहीं होगा, तो यानी इसका एक्स गेल ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक नहीं करेगा तो ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब होगा कि जिस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होगा, वो बैक्टीरिया लैक्टेज जीन के मदद से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पाया होगा, इसलिए करके एक्स गेल को ब्रेक नहीं कर पाया ब्लू कलर के कॉलोनी में। दूसरी तरफ से ऐसे बोलिए, अब यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ करके आपको कर रहा हूं। ये डिजायर जीन लिखा हुआ बोल दिया, तो इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं। यहाँ पे LA लिखा हुआ था, लैक्टेज जीन का LA, तो मैं यहाँ पे LA कर दिया। आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। LA लिखा हुआ यहाँ पे, तो LA हो गया। और लैक्टेज जीन का CZ इधर आया हुआ, तो यहाँ पे ये है CZ, ये हो गया C एंड Z, और इसके बीच में LA और CZ के बीच में जो आपका स्पेस है, उसमें कौन सा जीन घुसा हुआ, तो डिजायर जीन गया हुआ। तो ये डिजायर जीन है, LA और CZ के बीच में आपका डिजायर जीन प्रेजेंट है। मैं ऐसे कर दिया आपको, अब आपको दिख जाएगा। ये इस तरीके से आपका क्या है, डिजायर जीन प्रेजेंट है किसमें, तो LA और CZ, यानी ये बोल सकते हो कि लैक्टेज जीन के बीच में डिजायर जीन चला गया, और डिजायर जीन जैसे ही गया तो वो क्या हो गया कि LA CZ जैसे अलग हुआ तो इनएक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे LA और CZ साथ में इसलिए करके एक्टिव है, यानी डिजायर जीन उसमें इंटर नहीं किया।
अब यहाँ पे क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा तो नो फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, यानी जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा वो नॉट फॉर्म, या फॉर्म नहीं करेगा। क्या फॉर्म नहीं करेगा? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और यदि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। और यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कहीं होगा तो वो एक्स गेल को तोड़ने का कैपेसिटी रखता है प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट जो होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। क्लियर होगा? तो अब यहां से हमारे पास में जो कॉलोनी मिल रहा है वो दो कॉलोनी मिल रहा है, एक ब्लू कॉलोनी मिल रहा है, एक कलरलेस कॉलोनी मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो ब्लू कॉलोनी इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा होगा। और आप बताइए यहां से कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किस प्लाज्मिड में बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में। तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि जो ब्लू कॉलोनी है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया है, यानी बोल सकते हो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। कोई डाउट? एक लाइन और दे देते हैं इसी जगह पे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज में भी बी है और ब्लू कॉलोनी में भी बी है, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो ब्लू कॉलोनी हो जाएगा और नहीं बनेगा तो कलरलेस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है इसका मतलब ये हो गया कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, और नहीं बन रहा होगा तब रिकॉम्बिनेंट होगा। बन रहा होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, और नहीं बन रहा होगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। कोई डाउट? उल्टा हो गया तो सीधा करिए, एकदम ध्यान से सुनिए क्या उल्टा हो गया। यदि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और यदि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो बी से बीटा कॉलोनी ब्लू हो जाएगा, और नहीं बनेगा तो कलरलेस हो जाएगा। इट मींस ये जो ब्लू कॉलोनी है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वाला कॉलोनी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वाला कॉलोनी, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा होगा, यानी ये बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना रहा होगा। इसका इस बैक्टीरिया के पास में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया होगा जो मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो डिजायर जीन जो ये बीच में फंसा है, लेक्स जेड के बीच में जो ये डिजायर जीन है, इसको भी और साफ से लिख रहा हूं, ये जो डिजायर जीन है ये मेरे काम का जीन है, और जिस प्लाज्मिड में ये जीन है वही प्लाज्मिड मेरे काम का है, और जिस प्लाज्मिड में होगा वो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ही होगा। तो इसलिए करके क्या करेंगे, ये जो कलरलेस कॉलोनी है ये आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का कॉलोनी होगा, ये आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का कॉलोनी होगा, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वाला कॉलोनी, और यही कॉलोनी को लेकर के रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी होगा। और इसी कॉलोनी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, तो बायोरिएक्टर में इसको डेवलप कराएंगे। किसमें डेवलप कराएंगे? बायोरिएक्टर में डेवलप कराएंगे। तो बायोरिएक्टर इसके बाद आपका आएगा, बायोरिएक्टर में डेवलप कराएंगे। तो कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यदि आपको पूछे कि कॉलोनी ब्लू है मतलब रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो ब्लू कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट, और कलरलेस कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। क्लियर हो गया? यदि कलरलेस है तो रिकॉम्बिनेंट है, और यदि ब्लू कॉलोनी है तो इसका नाम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे पूरा डाटा आपके सामने में, एक्स गेल का अपना कोई कलर नहीं है जब तक ये ब्रेक नहीं कर जाए, और जैसे एक्स गेल ब्रेक करेगा तो ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाएगा, और वो भी ये ब्रेक करेगा कब, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इसको तोड़ेगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट तो एक्स गेल प्रोडक्ट में जाएगा और कलर हो जाएगा ब्लू, और यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा तो वो एक्स गेल टूटेगा ही नहीं, तो कलरलेस का कलरलेस रह जाएगा। तो इसलिए करके ये कलरलेस कॉलोनी बता रहा है कि जो इसमें इस कॉलोनी में जो भी बैक्टीरिया है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पा रहा है, इसलिए करके उसका कलर जो है वो आपका कलरलेस रह गया, यानी कोई कलर रहा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब आइए, हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाए हैं उसमें जो डिजायर जीन डाले हैं, तो वो डिजायर जीन का तो हम लोग प्रोडक्ट के लिए ही काम कर रहे होंगे, तो वो डिजायर जीन का प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और वो भी प्रोसेस आपका था कौन सा, तो बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन
अब आइए, तो ये सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो पहला काम करना होगा फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, दूसरा काम करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा काम करना पड़ेगा सिलेक्शन। तीसरा काम करना पड़ेगा सिलेक्शन। अब ये जो सिलेक्शन होगा इसकी बेसिस होगी इंसर्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो हो गया ये कलर के बेसिस पे हो गया। किसके बेसिस पे? कलर। अब यहाँ जो सिलेक्शन हम लोग किए ये कलर के बेसिस पे किए। अब यहाँ पे कलर, यदि कोई कलरलेस है, कलरलेस कॉलोनी है, तो इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वाला कॉलोनी है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी। और यदि कोई कलर वाला कॉलोनी है, यानी ब्लू कलर का यदि कॉलोनी आया, ब्लू कलर कॉलोनी आया, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का कॉलोनी, एनआरबी, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी। ये हो गया। और आरबी मतलब, तो इसका मतलब ये 3 स्टेप चला गया किसमें, जब आप लैग दैट जीन को इनएक्टिव किए तब। और टेट्रासाइक्लिन वाला जो है आपको बताया वो पहले, तो वो आप वहां पे उसमें क्या किए, तो मीडियम के बेसिस पे उसको सिलेक्ट किए। यानी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जो मर गया वो रिकॉम्बिनेंट है, और जो बच गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में जो बैक्टीरिया मर गया वो रिकॉम्बिनेंट था, और जो बच गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पे क्या बेसिस हो गया, कलर जिसका ब्लू हो गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जिसका कलर ब्लू नहीं हुआ, कलरलेस हो गया, वो आपका रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आइए, ये जो हम लोग अब सेलेक्ट भी कर लिए, ये हमारा बैक्टीरिया यहाँ से सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट हो गया तो भाई अब हो गया, मेरा ये स्टेप क्लियर हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे या क्लोन करेंगे, यही ना कर सकते हैं।